जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुश्रेष्ठ पर। आज से हम लोग बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 के लिए एडुटेरिया का जो भी पेड टेस्ट होता है उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यह टेस्ट पहला है जो कि 6 फरवरी को हुआ था। अब नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसका डिस्कशन भी हम लोग आपके सामने बहुत जल्द ही लाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेशन यहाँ से आपको मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। इस टेस्ट का जो पहला सवाल है वह सवाल यह है कि निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, ऑप्शन दूसरा है राज्यपाल, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट यह आया है समानता। तो पहले हम लोग इस समानता पर बात करेंगे। समानता, आप यदि माझी द माउंटेन मैन मूवी देखे हैं तो उसमें सब बराबर का बात करता है, और वहीं से यह कॉन्सेप्ट है समानता का जो कि आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 14 में है क्या? आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समानता है। लेकिन इस आर्टिकल का एक अपवाद है। अपवाद इसका यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361, एक बात ध्यान से सुनेंगे, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस आर्टिकल 14 के अपवाद में रखा गया है, यानी इसे कुछ विशेष रियासत दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों। अब यदि यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल आया है तो पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। पहला 52। अब यदि 52 में आप 101 जोड़ देंगे, कितना? 101, तब राज्यपाल का पद आ जाता है, यानी 153 में राज्यपाल का पद है, 52 में राष्ट्रपति है। 52 में यदि हम 101 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा और वह राज्यपाल का पद है। यहाँ से राष्ट्रपति और राज्यपाल से और भी बहुत सारे अनुच्छेद यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उन सारे अनुच्छेद को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला अनुच्छेद तो राष्ट्रपति का चर्चा आर्टिकल 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो शपथ अनुच्छेद 60 के तहत करता है। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगता है। उसके बाद यदि भारत सरकार का कोई भी कार्य का संचालन होता है तो वह कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो 77 को आप इस प्रकार से याद रखेंगे, तेरे नाम, और यह नाम किसका है? तो यह नाम है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 77 है तेरे नाम। 52 में राष्ट्रपति का पद है, 101 जोड़ेंगे 153 होगा, जिसमें कि राज्यपाल का पद दिया गया है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, और 77 है तेरे नाम। यदि मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य का संचालन करेगा सरकार तो वह राष्ट्रपति के नाम से करेगा। अब आप माधुरी दीक्षित का एक मूवी का सॉन्ग जरूर सुने होंगे। वह सॉन्ग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें उतना पे नहीं जाना है, बस हमें जाना है 1 2 3 पर, यानी 123। और यह 123 बतलाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति। और अध्यादेश राष्ट्रपति कब करता है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभा में से कोई एक मिसिंग हो, यानी मिसिंग मतलब वह उसका कार्य संचालन अभी नहीं चल रहा हो लोकसभा का, तो उस वक्त अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। 123। और एक आर्टिकल और राष्ट्रपति से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह आर्टिकल यह है
कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो वह अनुच्छेद है 143। और इसे भी याद रखना बहुत ही आसान है। यह बचपन से ही आप आई लव यू 143 सुनते आए होंगे। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू बोलता है अनुच्छेद 143 के तहत। तो इतने फैक्ट यहाँ से इस प्रश्न से बनते थे जो कि मैंने आपके सामने रखा है। एक फैक्ट और बन जाएगा, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो वह है 213। अब हम लोग बैठेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। तो आप एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। ऑप्शन पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन दूसरा है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ऑप्शन तीसरा है चुप रहने का अधिकार और ऑप्शन चौथा है हड़ताल का अधिकार। तो सबसे पहले यह है, इस पॉइंट में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह किस आर्टिकल में दिया गया है, तो यह आर्टिकल 19 का पार्ट है। 19 में किस में, तो 19 का ए में दिया गया है। और 19 के ए से एक प्रश्न और यह बनता है कि अर्नब गोस्वामी आज तक वाला जितना भी न्यूज पर किसी भी सरकार के विरुद्ध इतना बोल लेता है, वह बोलने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए के तहत ही मिलता है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए के तहत ही मिलता है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी दिया गया है, चुप रहने की स्वतंत्रता भी दी गई है, और लेकिन हड़ताल का अधिकार यह नहीं दिया गया है। तो यह प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता यह तीनों प्रदान किया गया है, जबकि हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से हम लोग आर्टिकल 19 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा गया है वह हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम लोग 19 का ए देखें, जिसमें कि बोलने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता। बी में है कि आप कहीं भी सभा, लेकिन शांतिपूर्ण हो, सभा लगा सकते हैं, हथियार नहीं लेके जा सकते हैं, गोला बारूद लेके नहीं जा सकते हैं, किसी को मार करके मुंह कान नहीं फुलाया जा सकता है। तो वह आर्टिकल 19 के बी में दिया गया है, आप शांतिपूर्ण कहीं पर सभा कर सकते हैं। 19 का सी क्या कहता है, 19 का सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब आप पहले सभा बना लिए, अब आप संघ भी बना सकते हैं। ए कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, बी कहता है सभा की स्वतंत्रता, सी कहता है आप संघ बना सकते हैं, और डी कहता है देश में आप कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। यानी आवागमन की स्वतंत्रता डी में दिया गया है। आप यहाँ से यूपी जा सकते हैं, यहाँ से शिमला जा सकते हैं, हनीमून मना सकते हैं। तो वह अनुच्छेद 19 का डी के तहत ही आप यह काम कर सकते हैं। ऑप्शन, अब डी के बाद हम लोग चलेंगे ई में। अब कहीं पर घूमने के लिए गए, यदि आपको वहाँ पर मन लग जाता है तो आप वहाँ पर जाकर के निवास कर सकते हैं, और यह 19 का ई कहता है कि आप भारत में कहीं पर निवास की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर एफ, यानी अनुच्छेद 19 का एफ क्या कहता है, यह संपत्ति का अधिकार था। इसे आप ध्यान से देखेंगे, यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। वह प्रश्न यदि आप बहुत डीप में पढ़े हैं फिर ही आप इस प्रश्न को सही कर पाइएगा। अनुच्छेद 19 का एफ कहता है संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसे किस आर्टिकल के तहत हटाया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 ए में हटा करके अब रख दिया गया है। और एफ के बाद आता है जी, और जी में कहा गया है व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के जी में दिया गया है।
तो इस प्रश्न से इतने फैक्ट आपके सामने मैंने रखा है। मुझे उम्मीद है आपको यह डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। तो पहले अनुच्छेद 42 क्या है इसे हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 42 कहता है कि यदि आप कहीं पर काम कीजिएगा तो काम करने के लिए मनोचित दशा होना चाहिए। मनोचित दशा, मनोचित दशा का मतलब क्या हुआ? मनोचित दशा का मतलब यह हुआ कि किसी आदमी को आप धूप में ही लगातार काम करवा रहे हैं और आप उसे यह काम नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए सही एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। और अनुच्छेद 42 से ही एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। वह इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है कि प्रसूति सहायता का उपबंध यह अनुच्छेद 42 में ही दिया गया है। प्रसूति सहायता, अच्छा यह प्रसूति सहायता क्या होता है? प्रसूति सहायता यह होता है यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे काम करने में बहुत सारी रियायत दिया गया है, यानी बहुत सारा छूट दिया गया है, तो वह अनुच्छेद 42 के तहत ही उसे मिलता है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 45 पर। अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 यह कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और देखरेख, कितना से? 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं आप उसका सही शिक्षा और उसका सही देखरेख आपको करना होगा। यह अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। और यह अनुच्छेद 45 मौलिक अधिकार को भी रिलेट करता है। मौलिक अधिकार में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यह किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? यह अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। वह आर्टिकल है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या है? अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक रहेगा। यही कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। आप यदि बीपीएससी का बात करेंगे, आप यदि यूपी पीसीएस का बात करेंगे, यहां तक कि एसएससी का बात करें, तो यह आर्टिकल बहुत बार पूछा गया अनुच्छेद 51। तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं कौन? ऑप्शन नंबर पहला है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बहुत सारे छात्र ऑप्शन नंबर डी लगाकर तैयार हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, राज्यपाल का पद ऐसा है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही पद धारण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी हमने पढ़ा है राज्यपाल का जो पद है वह पद अनुच्छेद 153 में दिया गया है। और राज्यपाल जो है वह किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो वह 213 के तहत जारी करता है। अब नेक्स्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यह अनुच्छेद 148 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारे
संविधान के आर्टिकल 74 में इसके पद के बारे में चर्चा किया गया है। वह 74 में यह कहा गया है, राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो हम लोग तीनों आर्टिकल को देख चुके हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यपाल। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारत के संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। तो यहाँ पर मैं एक आर्टिकल का आपको एक ट्रिक बतलाऊंगा, वह ट्रिक आप जरूर याद रखें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिल जाते हैं। वह आर्टिकल यह है, सरला। 100 से संसद हो गया, रो से राज्यसभा हो गया और लो से लोकसभा हो गया। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। और इसी में जब राष्ट्रपति जोड़ देंगे तो यह कंप्लीट रूप से संसद बना देता है, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है। तो 1, 2 और 3 मिलकर संसद का निर्माण करेगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, उपराष्ट्रपति, इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल कितना में इसके बारे में चर्चा किया गया है, आप हमें यह कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार। तो हमारे देश के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह इस समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया, तो वह था बारदोली सत्याग्रह। फिलहाल यह प्रश्न पॉलिटी का है, तो हम लोग पॉलिटी के अराउंड इस ऑप्शन में जितने भी प्रश्न बनेंगे वह हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यह हिस्ट्री का है, यदि हिस्ट्री में कोई प्रश्न आएगा तो हम लोग उसे वहाँ डिस्कशन करेंगे। यह पॉलिटी का है तो हम लोग पॉलिटी में ही इसे डिस्कशन करेंगे। तो पहला सही आंसर होगा सरदार पटेल। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का प्रश्न यह बनता है, झंडा समिति का जो अध्यक्ष था, उस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो कभी कभी बच्चे को आंसर लगता है जेबी कृपलानी है और कहीं कहीं आंसर मिलता है राजेंद्र प्रसाद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्या, तो इस प्रश्न का सही आंसर का कंफ्यूजन आज के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो प्रश्न का आंसर क्या है, जेबी कृपलानी साहब जो थे वह हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी, झंडा समिति। अब बहुत बच्चे के पेट में दर्द हो गया होगा, तो अभी मैं उसके पेट का दर्द का जो इलाज है वह मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। झंडा समिति बोलेगा तो जेबी कृपलानी, लेकिन यदि झंडा में तदर्थ लगा दे राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, तब उसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। एक बार फिर से सुने, यदि केवल झंडा समिति बोलेगा तब जेबी कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति तब राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सा समिति था, तो इनके पास संघ शक्ति समिति था। संघ वाला काम धाम सब जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। संघ के बाद राज्यों के लिए समिति, यह भी जवाहरलाल नेहरू के पास था। अब राज्यों वाले समिति में बहुत सारे बच्चों को यह आएगा वह तो सरदार पटेल जी काम किए थे, तो ऐसा नहीं है। उन्हें यह काम
बाद में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जब किया गया था तो उन्हें यह दिया गया था, जिसमें कि जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद और कश्मीर, इस आधार पर, सैन्य बल के आधार पर हैदराबाद को, जनमत के आधार पर जूनागढ़ को और कश्मीर को भी आपस में मिलाए थे। तो लेकिन राज्यों का यदि पूछेगा, राज्यों के लिए समिति, तो वह जवाहरलाल नेहरू के पास वह समिति का कार्यभार था। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यह जगजाहिर आंसर है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 सदस्य थे। लेकिन एक जो मैं प्रश्न आपसे यह पूछूंगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, प्रश्न यहां से मैं आपको यह पूछता हूं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो हम लोग बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? पहला है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह बात सही है या गलत है? और ऑप्शन नंबर दूसरा है कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यह बात सही है। यह किसने बोला था? तो 1973 में केशवानंद भारतीवाद। कौन? केशवानंद भारतीवाद में यह बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, उसके में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी इतना नहीं बदल देंगे कि पूरा उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वही बदल जाए। संशोधन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कर दीजिए कि पहचान में ही नहीं आए कि यह भारत का ही संविधान है। तो यह बात 1973 के केशवानंद भारतीवाद में इसके बारे में चर्चा किया गया था। एक करंट का प्रश्न यहां से यह बनेगा कि हाल फिलहाल में ही केशवानंद भारती जी का निधन हो गया था और यह एक मठ के पुजारी थे। इसके बारे में इतना फैक्ट यहां से बनता है। तो अब हम लोग आएंगे प्रश्न की ओर। तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यह सही है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, यह बात गलत है। तो केवल एक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य और चौथा है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं? तो सबसे पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे कहां से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा फैक्ट यहां से यह बनेगा, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। तीसरा फैक्ट यह बनेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 36 से 51 तक है।
लेकिन एक प्रश्न यदि पूछा जाए जो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्नों में आप इसे गिन सकते हैं, वह कोटेशन पूछता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में यह कथन किसका है कि संविधान का यह एक अनोखा एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। यह कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा है? तो यह कथन भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान का एक अनोखा एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कुल इतने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यह है, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था। तो यह दोनों कथन सही है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था। अब यहां से और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बन सकते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह गृह मंत्री होता है। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो हमारे मोटा भाई, यानी मोटा भाई गुजरात के अमित शाह अभी गृह मंत्री हैं। और क्षेत्रीय परिषद अभी कुल भारत में कितने हैं? तो क्षेत्रीय परिषद अभी भारत में कुल 6 हैं। तो इससे कितने फैक्ट बने? क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, इसका पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह गृह मंत्री होता है। और अभी वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। 42वां, 44वां, 76वां और 78वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां। 44वां संविधान संशोधन किस ईस्वी में किया गया? तो यह 1978 में किया गया। 42वां संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। अब यहां से इसके अलावा और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं? तो वह फैक्ट मैं आपको बतलाता हूं। यह 76 और 78 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन 42वां और 44वां राष्ट्रपति से संबंधित यूपीपीसीएस के एग्जाम में, अभी पिछले यूपीपीसीएस के एग्जाम में यहां से प्रश्न बने हैं। तो पहले मैं 42वां संविधान संशोधन को आपके सामने बतलाऊंगा, फिर 44वां संविधान संशोधन को आपके सामने मैं रखूंगा, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे गए। 42वां संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया कि राष्ट्रपति कोई भी जो निर्णय करेगा वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेगा। और यह 42वां संविधान संशोधन में कहा गया। 44वां में यह बोला गया, इसमें थोड़ा सा संशोधन करके यह बोला गया कि राष्ट्रपति जो उस सलाह को एक बार फिर से संसद के पास भेज सकता है, मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है, संसद नहीं मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है, फिर उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हो सकता है राष्ट्रपति। लेकिन एक बार उसे आप लौटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। यह
संविधान के 44वें संविधान संशोधन में कहा गया। तो 42वां में बोला गया कि केवल और केवल सलाह पर ही काम करेगा, लेकिन 44वां में यह बोला गया आप एक बार उस सलाह को एक बार फिर आप भेज सकते हैं उस मंत्रिपरिषद के पास, एक बार आप इसे फिर से हुजूर देख लीजिए, फिर यदि आपको लगता है इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो इस चीज़ को हम साइन करके आपका काम कर देंगे। तो यह 44 में बोला गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, जो कि यह बोलता है भारतीय संविधान में किस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो यह है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और कनाडा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान के संविधान से लिया गया है। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा। मौलिक अधिकार बहुत सारे स्टूडेंट को याद रहता है, पर न्यायिक समीक्षा आप एक बार इसे एक फैक्ट आप इसे जरूर याद रखेंगे, न्यायिक समीक्षा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से यह लिया गया है कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जो भी बचा खुचा नियम जो कहीं पर वैलिड नहीं होगा उसके बारे में केंद्र ही उस पर कानून बनाएगा। यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में केंद्र को मजबूत बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 14वां प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? इसका हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। यह अनुच्छेद 76, 148, 142 और 152। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी। छिहत्तर में महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति वो अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको यह पहचानना है यह तृतीय क्षेत्र होता क्या है। तृतीय क्षेत्र में जो हम लोग किसी को सेवा प्रदान करते हैं वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कितने क्षेत्र होते हैं? एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। इसके अलावा एक और क्षेत्र होता है, उसको चतुर्थ क्षेत्र भी कहते हैं, लेकिन चतुर्थ क्षेत्र से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अधिकांशतः नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग केवल प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र आप ऐसे ध्यान रखेंगे, प्रकृति से हमको जो भी मिला वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, यह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन, यह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय में क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में छील छाल करके, छील छाल मतलब समझ रहे होंगे, काट पीट करके उसको नया रूप दे दिए और उसके बाद उसको मार्केट में बेच दिए, तो वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जैसे वन से तो हमको मिला लकड़ी, लेकिन उस लकड़ी को काट करके फर्नीचर बना दिए तो वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। विनिर्माण, इस पूरा एक बार स्लाइड में साफ कर लेता हूं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। अब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, बैंक में जाते हैं तो बैंक हमको सेवा प्रदान करता है, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है, रुपया हम लोग वहाँ से निकाल भी लेते हैं, हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो वह हमें सेवा प्रदान करता है। बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी,
यानी यह भी हमको सेवा प्रदान करता है। जैसे LIC भारतीय बीमा, यह आप कोई मृत्यु के लिए बनाता है। जिंदगी जीने का आसार खत्म हो चुका है तो बहुत सारे आदमी मृत्यु के लिए भी बना लेते हैं, मरेंगे तो मेरा बाल बच्चा को इतना रुपया मिलेगा, तो उस टाइप के भी आदमी हैं। भाई पहले खुद से जी लो, बाद में अपने बाल बच्चे के लिए सोच लेना। तो बीमा भी हमें सेवा प्रदान करता है। और शिक्षा तो दुनिया का सबसे बड़ा सेवा है। मास्टरवा के पास जाइए, वह मास्टर आपको पढ़ा के इतना सेवा देता है कि अंत में आप इस देश का सेवा करने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं। तो यह तीनों जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको यह सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं, यह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर दूसरा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर तीसरा है पांचवी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन नंबर चौथा है छठी पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले आपको तो यह पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया है, तीसरी में क्या कहा गया है, पांचवी में क्या कहा गया है, और छठी पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें यह कहा गया, यह 1951 और 1956 इसके बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था। और यह किस मॉडल पर आधारित था, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था प्राथमिक पंचवर्षीय योजना का? तो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। फिर से सुनेंगे, उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब आएंगे हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। किसको? अर्थव्यवस्था को। 1961 से 66 के बीच में आया तीसरी, इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन एक प्रश्न जो यहां से यह बनता है कि हरित क्रांति का जन्म और बोकारो आयरन स्टील पावर प्लांट, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही आया था। कौन कौन सा? पहला बोले हरित क्रांति का जनक यानी कृषि, बोकारो आयरन स्टील पावर प्लांट यानी उद्योग। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। तो यहां से तीसरी पंचवर्षीय योजना से इतने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी में यह बोला गया गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर पर बल पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह आया कब था? यह आया था 1974 से 78 के बीच में। 1974 से 78, यानी यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चला था। छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी और छठी में बहुत ही कंफ्यूजन, एक माइनर सा मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। वह मिस्टेक क्या है? देखिए, छठी में कहा गया गरीबी उन्मूलन का बात इसमें भी कहा गया था, लेकिन गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि यह बात कहा गया था छठी पंचवर्षीय योजना में, गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार। लेकिन पांचवी में बोला गया गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो यह माइनर सा
जो बहुत माइनर मिस्टेक स्टूडेंट से होता है वह 5वीं और 6ठी में यह होता है। इसके अलावा एक पंचवर्षीय योजना और इम्पोर्टेंट है, वह है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? तो वह महालनोबिस साहब के मॉडल पर था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। पहली में कृषि, दूसरा में उद्योग, तीसरा में कृषि और उद्योग दोनों। तो यहां से आपके एग्जाम में इतने प्रश्न बन सकते हैं। मुझे यकीन है आपको यह निश्चित ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है कौन सा वक्र? यह लगातार वक्र बहुत सारे स्टूडेंट का जीवन को भी वक्र करता है। आज के बाद यह नहीं करेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। ऑप्शन नंबर पहला है फिलिप्स वक्र, ऑप्शन नंबर बी है लॉरेंज वक्र, ऑप्शन नंबर सी है लाफर वक्र, ऑप्शन नंबर डी है कुजेट्स वक्र। आइए हम लोग बात करेंगे फिलिप्स वक्र पर। फिलिप्स वक्र क्या है? फिलिप्स जो वक्र है यह बतलाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंध, फिलिप्स वक्र ही बतलाता है। उसके बाद लॉरेंज वक्र क्या बतलाता है? यह आय की विषमता को बतलाता है। अभी मैं यहाँ पे ग्राफ यदि बतलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बतला नहीं रहा हूँ। आय विषमता के बारे में लॉरेंज वक्र बतलाता है। अच्छा, लाफर वक्र किसके बारे में बतलाता है? तो यह करारोपण के संबंध में बतलाता है, यानी टैक्स के बारे में। यह तीनों वक्र को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में बतलाता है, लॉरेंज वक्र आय विषमता के बारे में बतलाता है और लाफर वक्र करारोपण के संबंध में बतलाता है। यह गुजेट्स वक्र के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे यह कहीं मिला नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बतला सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसे समझ पाएंगे तो आपके लिए यह प्रश्न आसान होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो यह आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस कराएगा। और यह एक प्रकार का साइंस ही है इकोनॉमिक्स, और यह रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। यदि 5 प्रश्न में आप 4 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आप दूसरे स्टूडेंट से निश्चित ही आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न यह है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर पहला है मुद्रा आपूर्ति की कमी, ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है करों में कमी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था, पहले तो आप यह समझिए भारत कौन सा वित्तीय व्यवस्था बनाता है? तो भारत जो है वह घाटे की वित्तीय व्यवस्था ही बनाता है। अच्छा, घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्यों बनाता है, यह भी समझने वाली बात है। तो जितने भी विकासशील देश होते हैं वह घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर ही आधारित होता है। ऐसा क्यों होता है? वह इसलिए होता है कि यदि, अब मैं आपके रियल लाइफ से इसे मैं जोड़ करके बतलाता हूँ। आप बचपन में लॉटरी फंसाए होंगे, हाँ या ना? बहुत सारे स्टूडेंट यह काम किए होंगे कि 50 पैसे में 1 रुपये में मिलता था, उसे खुरचने के बाद 5 रुपये कभी कभी नहीं भी मिलता था, अधिकांशतः नहीं मिलता था, कभी कभी मिल जाता था। तो लेकिन आपको तो वह पता था कि इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस रिस्क को खेलते थे। वह क्यों खेलते थे? क्योंकि यदि हम 50 पैसा लगाएं, हो सकता है हमको 100 रुपये भी उसमें फंस जाए। तो वह रिस्क है, वही रिस्क विकासशील देश भी अपनाता है। अच्छा, आप यह काम किए हैं, आप यह बात बताइए, क्या मुकेश अंबानी का बेटा वह 50 पैसा में कभी गया होगा उस लॉटरी को फंसाने के लिए? नहीं, क्योंकि वह पूर्ण रूप से विकसित है। तो इसीलिए विकासशील जो आदमी होता है वह लॉटरी को फंसाता है। क्यों फंसाता है? क्योंकि उसका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके। और वही कंडीशन लागू होता है देश के संबंध में भी। देश के संबंध में यह लागू होता है कि, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन डीप हो गया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ऑल गुड। हाँ, तो मैं यहाँ पे था
कि घाटे की व्यवस्था आखिर बनाता क्यों है? इसलिए कि वह अपने आप को विकसित कर सके। आप भी बचपन में जो लॉटरी फंसाते हैं वह इसी से संबंधित है। अच्छा, उसमें होता क्या है? तो आप यह काम जो एक बार किए होंगे, 2 बार किए होंगे, 4 बार किए होंगे, 5 बार, कितना बार एक बार करके छोड़ दिए होंगे, ऐसा नहीं है। आप उसमें लगातार मुद्रा में वृद्धि करते जाते होंगे। एक बार फंसाए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। तो वही कंडीशन यहाँ भी होता है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव पड़ता है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सही। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लेकिन यह मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति यह कहता है कि वस्तु का जो दाम होगा वह वस्तु का दाम जो होगा वह बढ़ेगा, लेकिन मुद्रा का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? घटेगा। इसे ही क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आप ऐसे रिलेट करें, बहुत पहले दादाजी लोग 1 रुपए 2 रुपए में पूरा बाजार से बहुत सारे सब्जी लेकर के आते थे। अब यदि आप 1 से 2 रुपए लेकर के अभी मार्केट में जाएं तो आपको शायद उसका प्लास्टिक भी नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? यदि मुद्रास्फीति अभी पहले की तुलना में अभी बहुत ज़्यादा है तो यह मुद्रास्फीति, यहाँ पे क्या हुआ? मुद्रा का रेट क्या हुआ? कम गया। पहले किसी के पास 1000 1 लाख रुपए होता था, अभी बहुत तो आपके पास में भी 1000 रुपए अवश्य होगा, लेकिन बहुत पहले यह कंडीशन नहीं था। यानी अब हर किसी के पास पैसा अवेलेबल है। यदि मुद्रा का वैल्यू गिर गया लेकिन वस्तु का रेट क्या हुआ? पहले कम था या अभी कम है? तो अभी बहुत ज़्यादा है, यानी वस्तु का रेट बढ़ गया है। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यह कहता है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? पहला है ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है रेगनर नक्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है किन साहब के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा रेगनर नक्स होगा। निर्धनता का दुष्चक्र रेगनर नक्स साहब का अवधारणा है। एडम स्मिथ को इसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनका एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेल्थ ऑफ नेशन, यह एडम स्मिथ का है। अच्छा, कार्ल मार्क्स साहब के बारे में क्या कहा गया है? तो कार्ल मार्क्स साहब का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वह पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। यह पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, दास कैपिटल। और दास कैपिटल के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह बनता है कि इसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। किन साहब के बारे में तो पूरा थ्योरी है वह, और नेक्स्ट जब प्रश्न आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। किन साहब का आप यदि इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो किन साहब का बहुत सारा थ्योरी था और बहुत सारी चीज़ के बारे में किन साहब ने बतलाया था। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो अभी मैंने आपको बतला दिया था कि वह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस पे कौन सा था? तो द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? M3, M2, M4 या M0? तो व्यापक मुद्रा M3 कहलाता है। इसमें सब प्रकार की मुद्रा शामिल है, इसलिए इसको व्यापक मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है साख राशनिंग,
ऑप्शन नंबर बी है नैतिक दबाव, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष कार्यवाही, और ऑप्शन नंबर डी है खुले बाजार की क्रिया। तो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण यह खुले बाजार की क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक है? 1 जुलाई से 30 जून, 1 जून से 30 जुलाई, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले तो यह हमें समझना है आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935, यह आप ध्यान में रखेंगे। और पूछता है इसका लेखा वर्ष, तो वह 1 जुलाई से 30 जून है। 1 जुलाई से 30 जून है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यह बनता है आरबीआई के बारे में कि इसे केंद्रीय बैंक के रूप में किस आयोग ने पहला केंद्रीय बैंक के रूप में मान्यता दिया था, तो वह था हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग था? हिल्टन आयोग। यह आयोग ऐसा था जिसने आरबीआई को केंद्रीय बैंक के रूप में मान्यता प्रदान किया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न यह है, प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न के बराबर होता है। तो पहले आप यह समझे कि राजकोषीय घाटा क्या है। तो जब प्राथमिक घाटे में राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा प्लस जब उसमें हम लोग ब्याज भुगतान को जोड़ देंगे तब राजस्व घाटा प्राप्त होता है, राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी है राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर डी है बजट घाटा, ऑप्शन नंबर डी है मौद्रिक घाटा। तो यहाँ पर प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग इस सेशन में 1 से 25 प्रश्नों का ही डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है यह डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक वह EduShrestha टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद। हम लोग 26 से 50 नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।